Assalamu alaikum to all of you। जी बेटा, फर्स्ट ईयर हाली स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लास में कुछ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्राहम्स लॉ पढ़ा था इन फॉर्म ऑफ इफ्यूजन। हमने एक फॉर्मूला यूज किया था T1/T2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट M2/M1। आज हम दूसरे फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सही, तो दूसरा फॉर्मूला क्या था? यस, V1/V2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट M2/M1। आपके पास लिखा हुआ होगा फॉर्मूला, काइंडली आप उसे एक बार देख लीजिएगा। अब हम लिखते हैं क्वेश्चंस ताकि आपको समझ में आए बात। Now today's question number 1 is 200 centimeter cube of gas A and 400 centimeter cube of gas B diffuse in the same time under the same condition of temperature and pressure. Of temperature and pressure. What will be the molecular mass of gas A if the molecular mass of gas B is 16. क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें तो आपको बात आसान लगेगी। गैस ए का कितना वॉल्यूम है? 200। गैस बी का कितना वॉल्यूम है? 400। और कंडीशन क्या रहा है? यस, इस बार टर्म आ गए डिफ्यूज। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूजन से रिलेटेड नहीं है। आपको पता है डिफ्यूजन इफ्यूजन दोनों बातें एक ही तरह की हैं। सिर्फ ये बता रहा है कंफ्यूज करने के लिए कि भाई आप कंफ्यूज हो जाएं और आप परेशानी की हालत में ये प्रेडिक्ट ना कर पाए कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला है। डिफ्यूज इन द सेम टाइम अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एट द सेम टाइम। आपने एक हेडिंग पढ़ी थी कल, व्हेन द इफ्यूज टाइम is same for two gases, यानी when time of diffusion is same for two gases, तो यहाँ पे same time है। तो कहता है if molecular mass of A आपको अगर मालूम करना है और इसने B का molecular mass कितना दिया है 16। This is the equation। वॉल्यूम गिवन है दोनों गैसेस का और मॉलिक्यूलर मास आपको एक गैस का गिवन है और आपको दूसरी गैस से रिलेटेड फाइंड आउट करना है डेटा। वॉल्यूम ऑफ गैस ए 200 centimeter cube and volume of gas B 400 centimeter। क्या वॉल्यूम सेम यूनिट में? यस, दोनों क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो किसी किस्म की कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है।
नाउ एक और चीज गिवन है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी विच इज 16 AMU। तो फिर रिक्वायरमेंट किस चीज की है? रिक्वायरमेंट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस E। एंड आपने डेटा में एक और चीज को मेंशन किया, टाइम इज सेम फॉर A एंड B। ये इसलिए ताकि आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं ना, तो किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो आपके अपने दिमाग में भी, और आप एग्जामिनर को भी बताना चाह रहे हैं कि मैं इस मामले में क्लियर हूँ, मुझे ये बात समझ में आ गई कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला इज V1 अपॉन V2। जब तक अजान हो रही है मैं ऐसे खामोशी से लिख रही हूँ और आप भी इसे नोट डाउन करेंगे। बेटा जब आपने फॉर्मूला लगाया तो आप 1 2 की जगह आपने लिखा गैस ए, वॉल्यूम ऑफ गैस ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। आपको याद होगा, ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला में, वहां पे कोई 1:1 या 2:1 वाला कंडीशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर बिल्कुल ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जैसी कंडीशन है कि 1 के सामने 2 और 2 के सामने 1 की वैल्यूज लिखी जाती है। फिर वॉल्यूम की वैल्यूज को प्लेस किया और मॉलिक्यूलर मास की वैल्यूज को प्लेस किया। वॉल्यूम की वैल्यूज को जब मैंने कैंसिल आउट किया तो यहाँ आ रहा है 1/2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 16/ma। स्क्वायर रूट से वैल्यू को बाहर निकालना है तो मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सही है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब आप क्या करेंगे, यस स्क्वायर लेंगे। आपने ऐसे किया 1/2 इक्वल्स टू 16/ma, और इन दोनों का आपने ले लिया क्या, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 4। मैं हॉरिजॉन्टल पैटर्न पे ही लिख रही हूँ। 1/4 इक्वल्स टू 16/ma। तो जब आपने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आएगा, यस ma equals to 16 multiplied by 4. Now ma equals to 64. This is how you can easily calculate. तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए नहीं आया, यहाँ क्या कैलकुलेट करने के लिए आ रहा है, यस वॉल्यूम गिवन है सेम टाइम पर और आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया। दिस इज द आंसर, ma इक्वल 4। आप चाहें तो इसके साथ amu भी लगा सकते हैं, विच इज एटॉमिक मास यूनिट।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन 2 को आप ध्यान से सॉल्व करेंगे, जरूरी नहीं है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना हो, यहाँ पे कुछ चेंज भी हो सकता है, देखते हैं। 1600 cubic centimeter 1600 cubic centimeter of nitrogen gas diffuses within 15 seconds. Within 15 seconds. An unknown gas takes same time at the same temperature and pressure to effuse from 5 cubic decimeter container. Calculate molecular mass of unknown gas. क्वेश्चन 2 अगर एक बार पढ़ने पे नहीं समझ में आया तो इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्या है भाई ये क्वेश्चन 2? 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके, नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम गिवन है, नाइट्रोजन गैस नाम भी बता दी। 15 सेकेंड्स, टाइम ऑफ इफ्यूजन कितना है? 15 सेकेंड्स। एंड अननोन गैस, अननोन गैस हमें नहीं पता वो गैस कौन सी है। टेक सेम टाइम, दोनों गैसेस का टाइम सेम है। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी वो ये भी बता रहे हैं कि इसका पर यकीनन ग्राहम्स लॉ एप्लीकेबल है। टू इफ्यूज फ्रॉम 5 cubic decimeter container. Calculate molecular mass of unknown gas. Yes, इसका अगर हम बनाएंगे डेटा, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विच इज 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। देन नाइट्रोजन गैस का नाम बता दिया, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन विच इज 14 मल्टीप्लाई बाय 2 equals to 28. Then volume of unknown gas which is 5 cubic decimeter. और आपने अपनी याद दहानी के लिए लिखा टाइम ऑफ इफ्यूजन सेम। लेकिन एक फर्क है, एक वॉल्यूम डीएम क्यूब में है और एक वॉल्यूम सीएम क्यूब में है। तो आप सीएम क्यूब से किस में आ जाएंगे? यस, क्यूबिक सेंटीमीटर से कन्वर्ट करके किस पे आएंगे? डीएम क्यूब, यानी आप लार्जर यूनिट में आ जाएंगे। तो आप क्या कर रहे होंगे? यस, डिवाइड बाय 1000। तो आंसर क्या आएगा? 1.6 क्यूबिक डेसिमीटर। तो फिर रिक्वायरमेंट किस चीज की है? रिक्वायरमेंट है आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस। बहुत आसान, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम स्ट्रैटेजी, सिर्फ एक चीज चेंज थी और वो ये वॉल्यूम डिफरेंट यूनिट में था, आपने सेम यूनिट में कर लिया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपने क्या किया? यस, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ अननोन,
equals to molecular mass of unknown upon molecular mass of nitrogen. बेसिक फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने किया चेंज। जब आपने इसे चेंज किया तो वैल्यूज प्लेस करते हैं भाई। यहाँ आ गया 1.6, यहाँ आ गया वॉल्यूम ऑफ अननोन विच इज 5। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन फाइंड आउट करना है क्योंकि वो है ही अननोन, और यहाँ क्या आ गया 28। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल आसान, 1.6 को डिवाइड कर दें 5 से, आंसर क्या आ जाएगा 0.32। स्क्वायर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन अपॉन 28। अब आपने क्या लिखा, यस, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब आपने इसका स्क्वायर लिया तो वैल्यू कुछ इस तरह से बनी 0.32, इसका स्क्वायर ले लिया, इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन अपॉन 28, इसका स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब आप 0.32 का स्क्वायर लेंगे इट बिकम्स 0.1024, और यहाँ क्या आ जाएगा, यस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन अपॉन 28। 28 यहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस 28 मल्टीप्लाई बाय 0.1024। इट इज 2.86, यानी एक बहुत ही लाइटर गैस यहाँ पे मौजूद है एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन। जी बेटा, अब इसका थर्ड न्यूमेरिकल मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखूंगी और आप उसे खुद सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन 3 इज कार्बन डाइऑक्साइड takes 25 seconds to effuse from the container of 5,000 cubic centimeter while an unknown gas, देखिए अननोन नहीं करते इसे हम, while oxygen gas effuses at the same time and at same conditions of temperature and pressure. Calculate the volume of oxygen. तो इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें
Carbon dioxide, yes. 25 seconds, okay. From the container of 5,000. While oxygen gas fuses at the same time and at the same conditions of temperature and pressure. Calculate the volume of oxygen. Sahi, it's your task. It's your homework. यहां तक आपके पास फोर्थ लॉ यानी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड जितनी कहानी थी बेटा वो खत्म होती। हमें मूव करना है लॉ 5 पर, विच इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस लॉ से रिलेटेड कि मैं इसको बहुत ही मुख्तसर पढ़ाऊंगी। क्यों भाई? और मैं इसके न्यूमेरिकल फिलहाल सॉल्व नहीं करवाऊंगी। जैसे ही कंफर्म होगा ना कि हाँ जी ये इंक्लूड है, वैसे ही मैं आपके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर इसे जो है वो समझा दूंगी। लेकिन फिलहाल हम इसके न्यूमेरिकल्स और इतना टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये चीज इंक्लूड है नहीं। सही, और ये है बड़ा लेंदी टॉपिक। तो हम एक लेंदी टॉपिक जो हमें पता है कि हो सकता है 60% चांस है कि ये इंक्लूड ना हो, 40% चांस है कि हाँ ये इंक्लूड हो सकता है। 60-40 का रेशो है कुछ। तो मैं क्या करूंगी, इसकी पूरी बेसिक बातें आपको समझाऊंगी, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स हम आखिर में सॉल्व करेंगे। अगर ये इंक्लूड होने की खबर आ गई तो हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स बाकी तमाम के मुकाबले सही। तो ये बात याद रखें, वहां पे नंबर ऑफ जो है वो कंसेप्ट मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए फिलहाल हम इसके बेसिक बातें लेंगे और जैसे इंक्लूड होने की खबर हमें मिलेगी वैसे ही हम इसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल है क्या ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर कहते हैं प्रेशर exerted by an individual। असल में ये है इतना इम्पोर्टेंट कि इसका कॉन्सेप्ट पीवी इक्वल्स टू एन आर टी से जाके जो है वो कंबाइन होता है। और हो सकता है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी के साथ इसे कंबाइन करके कोई क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल आ जाए अगर, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सही, लेकिन तो कब करेंगे न्यूमेरिकल्स? सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे जब इसकी कंफर्मेशन आएगी, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। प्रेशर exerted by an individual gas। एक गैस को चाहे आप एक अलग कंटेनर में रखें या फिर आप मिक्सर ऑफ गैसेस में रखें, ABCD, इस गैस की आइडेंटिटी यानी गैस ए की आइडेंटिटी, इसका प्रेशर चेंज नहीं होगा। इट एक्सर्ट सेम प्रेशर, यानी चाहे ये कॉम्बिनेशन में हो, ये मिक्सर में हो या फिर ये किसी भी कंटेनर में सेपरेटली रखी जाए, आपके पास ये हमेशा एक खास प्रेशर एक्सर्ट करेगी जो उसकी आइडेंटिटी है। यानी एनी गैस exert same pressure either it is kept alone or in the mixture of gases। यानी pressure exerted by an individual gas, this is known as the partial pressure। और हर गैस की आइडेंटिटी उसका अपना क्या है? यस, पार्शियल प्रेशर, कि वो गैस किस तरह से पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करा सकती है। यानी प्रेशर एक्सर्ट बाय एन इंडिविजुअल गैस। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इन अ गैसियस मिक्सर,
in a gaseous mixture, the individual pressure exerted by a gas is known as partial pressure. दोनों बातें एक ही हैं, बस इसमें क्लियर ये हो गया कि वो चाहे मिक्सर फॉर्म में भी हो तब भी वो पार्शियल प्रेशर ही कहलाता है। बहुत आसान सा लॉ है थ्योरेटिकली। क्या है भाई? डेल्टन का कहना यह है कि जब आप दो या दो से ज्यादा गैसेस को मिक्सर फॉर्म में रखते हैं, यानी जब आप उन्हें कंबाइन करके रखते हैं, तो सबसे पहली शर्त तो ये बात याद रखें कि अगर मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखूंगी तो उसमें पहली लाइन ही आपको वो शर्त बता दी। इन अ मिक्सर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, यानी ये लॉ किन गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल है? वो मिक्सर फॉर्म में तो हो, यानी मिक्स हो, किसी कंटेनर में एक से ज्यादा गैसेस हैं, लेकिन शर्त क्या है? यस, वो नॉन रिएक्टिव हो, यानी वो इनर्ट हो, वो आपस में रिएक्ट ना कर जाए, तभी तो आप इंडिविजुअली गैस का प्रेशर ऑब्जर्व कर सकेंगे, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इन अ मिक्सर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस, the total pressure the total pressure is the mixer sorry the total pressure is the sum of the total pressure is the sum of partial pressure of each gas। ये कहता है आपको अगर उस पूरे कंटेनर का टोटल प्रेशर चाहिए और आपके पास गैस 1 2 3 4 फिल है उसमें, तो आप गैस 1 का प्रेशर लो, आप गैस 2 का प्रेशर लो, आप गैस 3 का प्रेशर लो और आप गैस 4 का प्रेशर लो, और इन सबको क्या कर लो ऐड, तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर आ जाएगा। किसका? इस कंटेनर का। यानी आप इस कंटेनर का टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप सारे पार्शियल प्रेशर्स को ऐड करें, और बिल्कुल वाइस वर्सा सिचुएशन भी, आपको टोटल प्रेशर पता है और आपको पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तब भी आप यहाँ से हेल्प लेते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये बात तो बड़ी आसान हो गई कि क्या, कब, ये कंडीशन कहाँ एप्लीकेबल है जी? मिक्सर ऑफ नॉन रिएक्टिव। ऐसा क्यों कि ये नॉन रिएक्टिव होना चाहिए? खुद सोचें बेटा, अगर हम समझ रहे हैं कंटेनर में 4 गैसेस मौजूद हैं 1 2 3 4, लेकिन 1 और 2 आपस में रिएक्ट कर जाओ और यहाँ पे 7 बना दो, तो क्या होगा? हम समझ रहे हैं गैस नंबर 1 और गैस नंबर 2 मौजूद है, जबकि उन दोनों ने आपस में रिएक्ट कर लिया और रिएक्ट करने के नतीजे में जो है वो भाई एक और गैस बन गई। अब हम पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं गैस 1 और 2 के अकॉर्डिंग, जबकि वहां पर गैस 1 और 2 मौजूद ही नहीं, वहां तो एक और ही सब्सटेंस मौजूद है जो 7 की फॉर्म में एक नई गैस है, जबकि उसका पार्शियल प्रेशर कुछ और होगा। तो क्या पूरी कैलकुलेशन गलत हो जानी है, सारी प्रेडिक्शन गलत हो जानी है, सारा केमिस्ट वर्क जो है वो खराब हो जाना है, सारी एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट जो है वो बेकार हो जाना। तो ये बात अपने जहन में बिठाइए, in a mixture of non-reactive gases, the total pressure is the sum of partial pressure of each gas. ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम इसका लिखें,
consider a container in which mixture of 4 inert gases A, B, C and D is present. And each gas exert its partial pressure as PA, partial pressure of gas A, PB, partial pressure of gas B, PC, partial pressure of gas C, and PD is partial pressure of gas D. Now, according to Dalton's law, क्या होगा? Yes. Total pressure PT. What is PT? Total pressure. और total pressure किसके equal होगा? Yes. PT equals to PA plus PB plus PC plus PD. और मैंने यहाँ पे पता ही क्या लिख दिया? PN. क्या मतलब N? जरूरी नहीं है 4 ही गैसेस हो. PN का मतलब नंबर ऑफ गैसेस, 5, 6, 3, 2, जितनी भी गैसेस हो, लेकिन हमेशा उनका सम किसके इक्वल होगा? यस, टोटल प्रेशर ऑफ दैट कंटेनर. टोटल प्रेशर ऑफ दैट कंटेनर. तब आप जब नेक्स्ट क्लास में बैठे हैं, काइंडली बेटा इसे पढ़ के बैठिएगा. कहाँ से पढ़ेंगे? अगर नोट्स है नोट्स में से पढ़ें, नहीं है तो बराए मेहरबानी बुक में से ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसे पढ़ के बैठिएगा क्योंकि आगे इसकी 2 एप्लीकेशन है जो मैंने सिर्फ फॉर्मूला वाइज इंट्रोड्यूस करवानी है और उसके बाद मैंने आगे के